हेलो दोस्तों, फास्टेस्ट सीरीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जिनसे बहुत सारे बच्चे बचते रहते हैं, उनको छोड़ के चलते हैं। हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो अल्केन्स की जो ज़्यादातर रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही होती हैं, जिनको SN रिएक्शन बोलते हैं। 2 टाइप्स की ये हैं, SN1 एंड SN2। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना सा है कि ये जैसे है अपने पास हेलो अल्केन, अब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे, न्यूक्लियोफाइल मीन्स, न्यूक्लियो मीन्स होता है पॉजिटिव, फाइल मीन्स होता है लविंग, पॉजिटिव लविंग। तो पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है जो उसको डोनेट कर सके। जैसे कहीं कहा जाए Cl माइनस, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि माइनस है तो ये न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव लविंग है। OH माइनस ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहाँ से हटा देता है। RH है जैसे, तो यहाँ पर ये जो X नेगेटिव है ये यहाँ से चला जाए और सपोज OH माइनस है ये आ जाए। तो एक न्यूक्लियोफाइल, इस OH ने, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 टाइप से ये होती है, SN1 एंड SN2। जैसा कि इनके नाम से ये पता लग रहा है, SN1 मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर बेस्ड है ये। और SN2 मीन्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। याद रखना है ये ऑर्डर सेकंड है, लेकिन ये होती है सिंगल स्टेप में, केवल एक ही स्टेप इसके अंदर होता है। सीधी सी बात आप आसानी से समझे तो ये है। SN1 में क्या होता है? पहले जिसको जाना है वो जाता है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ है तो ये पहले यहाँ से जाएगा। ये जाएगा तो क्या होगा? ये यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाएगा। अब आने वाला आएगा, अब आने वालों कोई कमी नहीं है, वो कितने भी आ सकते हैं। मेन जाने वाले की बात है, तो इसमें ये कंडीशन है कि पहले जाने वाला जाए फिर आने वाला आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, यानी कि यूनिमोलिक्यूलर है। इसमें क्या होगा? जाने वाला धीरे धीरे जा रहा होगा, जैसे ये है तो ये बॉन्ड कमज़ोर होगा तो ये यहाँ से जाने की तैयारी करेगा, और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से आने की तैयारी करेगा। तो जाने वाला जा रहा होगा, आने वाला आ रहा होगा, दोनों काम इकट्ठे होते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल जो है उसका जाना और दूसरे न्यूक्लियोफाइल का इससे धीरे धीरे जुड़ना, ये दोनों काम इकट्ठे होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। इसीलिए इसको कहा है SN2, यानी कि इसके अंदर 2 काम इकट्ठे हो रहे हैं। अब इसके ऊपर बार बार आपसे NCERT में बहुत सारी प्रैक्टिस दी हुई हैं, और जो डिटेल्ड वीडियो हैं इस चैप्टर के मैंने डाले हुए हैं, उनमें विद एक्सरसाइज डिटेल से SN1 और SN2 का मैकेनिज्म डाला हुआ है। यहाँ क्योंकि हम केवल बोर्ड लेवल की बात करेंगे तो उतनी बात करेंगे। ये याद रखना, आपको एक डायलॉग आप रट लो, 1 का दुश्मन है, दैट्स ऑल। तो 1 का दुश्मन मतलब SN1 है तो ये 1 वाले में, प्राइमरी वाले में नहीं होगी। ये किस में होगी? मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में होगी, ना के बराबर ही मानो। तो ये सबसे ज़्यादा किस में होगी? टर्सरी में। फिर किस में? सेकेंडरी में। सबसे कम किस में? प्राइमरी में। इसमें क्या होगा? 1 का दुश्मन था, 2 है तो ये 1 में, यानी कि SN2 है तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। तो यहाँ पर याद रखने की बात आपको यही है, जो मेन है कि टर्सरी में SN1 और प्राइमरी है तो क्या होगी? SN2। इसके बेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपने दिए हुए हैं, सोल्व भी करने हैं। ये अगली बात, इसमें बोथ साइड से अटैक होगा, फ्रंट से भी और बैक से भी। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर है तो ये जाने वाला तो चला जाएगा, यहाँ से ये चला गया। अब जो आने वाला है या तो वो यहीं से भी आ सकता है। अगर यहीं से आएगा तो कोई इन्वर्जन का चेंज नहीं हुआ, मीन्स रिटेंशन रहेगी, जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही कॉन्फ़िगरेशन अब भी रह गई है। या फिर ये बैक साइड से भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जगह तो है ही, ये दूसरे से रिक्वेस्ट कर लेगा, आप थोड़ा सा उधर ओलो मैं आ जाता हूँ। तो इसमें दोनों साइड से अटैक होगा, यानी कि सेम जहाँ से हो गया है वहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है तो रिटेंशन होगा। अगर वो बैक साइड से आएगा तो इन्वर्जन हो जाएगा, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें हमेशा बैक साइड से ही अटैक होगा। क्यों? दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। ये यहाँ पर है तो ये बैक साइड से ही अटैक करेगा, और फिर धीरे धीरे ये टूटना शुरू होगा, ये इससे जुड़ना शुरू होगा। अगली बात, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जाने वाला जा चुका होगा।
तो कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन मात्रा कम है तो भी चलेगा, क्योंकि उसको तो खाली जगह वहाँ पर आकर बैठना है। यहाँ पर क्या होगा, इसको हटाना है तो यहाँ से कोई मजबूत आना चाहिए, कोई स्ट्रॉन्ग आना चाहिए जो इसको यहाँ से भगा सके। तो इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि डरना चाहिए कि ये मजबूत भी है और ये ज़्यादा भी हैं, तो तब वो वहाँ से हिलना शुरू होगा, जाना शुरू होगा, और फिर ये बैक साइड से हमेशा एंट्री करेगा। आखिरी बात, जैसे पोलर प्रोटिक होता है, जैसे वाटर अल्कोहल, इसमें क्या होता है, जो H पॉजिटिव प्रोवाइड करवा सकते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो SN1 में क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। कई बार पूछ लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये पोलर प्रोटिक ही हैलोजन के साथ मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कार्बोकैटायन वगैरह और ये जल्दी बनते हैं। इसमें कैसा होगा, पोलर ए प्रोटिक जैसे एसीटोन, DMSO है, इस टाइप के सॉल्वेंट यूज होते हैं। याद रहे एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो है इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, जबकि इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि ये जा रहा है ये आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है SN2 में, जबकि इसमें क्या बनता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है। ये 2 स्टेप में पूरी होती है, ये सिंगल स्टेप में पूरी होती है, याद रखना है। ये क्या है, सिंगल स्टेप में। ये 2 स्टेप हैं, कौन कौन से 2 हैं, एक में तो कार्बोकैटायन बनेगा, और यही जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और दूसरे स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होता है। तो ये 2 स्टेप में होती है। SN1 जिसका नाम 1 है वो 2 स्टेप में होती है, और SN2 क्या है, ये 1 स्टेप में होती है। अब इससे संबंधित ये जो इन्वर्जन है कि भाई इसमें तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, जबकि इसमें केवल इन्वर्जन होता है, जिसको वाल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। बैक साइड से एंट्री होगी, तो जैसे बहुत तेज हवा आ जाए और छतरी जो है अम्ब्रेला वो उल्टी डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में खुल जाती है, वैसे ही इसका इन्वर्जन पलट जाता है, इसलिए इसको वाल्डेन इन्वर्जन भी कहा जाता है। अब इसी पर बात करेंगे कि ये इन्वर्जन या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है SN1 और SN2 की। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो डिटेल्ड वीडियो में भी मैंने नहीं डाला हुआ है। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, मेन पॉइंट्स इसके डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, और लास्ट में पढ़ेंगे SN1 और SN2 को कैसे अफेक्ट करती है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है एक ऐसी लाइट जिसकी ऑसिलेशन या वाइब्रेशन केवल एक प्लेन में होती है, सिंगल प्लेन में, उसको क्या कहा जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। द लाइट विच हैव ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस इन वन प्लेन। अब ये कैसी बनाई जाएगी, अब कोई भी लाइट ली, जैसे ऑर्डिनरी लाइट है, इसको निकोल प्रिज्म में से पास आउट करते हैं। विलियम निकोल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था CaC2 एटसेट्रा, इन चीज़ों से बना हुआ है। तो जैसे ही इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो अपने पास ये लाइट आती है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब इसमें वन प्लेन में, सिंगल प्लेन में इनकी ऑसिलेशन है। अब ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव किनको बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से आप इसको गुजारेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो अगर वो इसको रोटेट करता है, ये सब्सटेंस इस लाइट को अगर रोटेट करेगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर नहीं करता है तो नहीं है। अब अगर वो करेगा तो उसकी 2 सिचुएशंस हैं, इस लाइट को या तो वो राइट साइड में मोड़ देगा यानी कि क्लॉकवाइज, या लेफ्ट में। मींस ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसमें से गुजारी, ये सब्सटेंस है, इसका पता लगाना है। अगर ये रोटेट करता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 2 सिचुएशन आ सकती हैं, या तो ये राइट ऐसे है, राइट हैंड की तरफ मोड़ दे ऐसे, ये कर दे, या फिर दूसरी सिचुएशन है ये लेफ्ट की तरफ मोड़ दे ऐसे। अगर ये सब्सटेंस राइट की तरफ मोड़ता है तो इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मीन्स होता है राइट, इसको D भी बोल देते हैं, इसको प्लस भी बोल देते हैं। और अगर ये लेफ्ट साइड में इस लाइट को मोड़ रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसको कहा जाता है लीवो रोटेटरी, या LB या -B इसको बोल देते हैं। अब ये तो एक आसान सी बात होगी कि भाई ठीक है राइट और लेफ्ट को मोड़ देगा। अब मेन दिक्कत ये आएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि राइट या लेफ्ट, कोई भी, हमें तो सिंपल फार्मूला दिया जाएगा
कार्बन का है, कोई भी बड़ा फॉर्मूला दे दिया, हमसे पूछेगा भाई बताइए ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हर जगह ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप प्रिज्म लेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे, ऐसा तो हम कैसे बताएंगे थ्योरेटिकली, यानी कि कॉन्सेप्ट्स में उसके ऊपर आ जाते हैं। तो उसका दूसरा तरीका निकाला गया भाई कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, उसका पता लगाते हैं उसकी मिरर इमेज से। अगला स्टेप ये है कि मिरर इमेज देखो, अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं, एज इट इज आ जाती है, इट मीन्स वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे सिंपल से एग्जांपल से आप समझिए, ये मिरर है और यहाँ मैंने ले लिया 0 या O। आप इसको अगर मिरर में देखते हो तो ऐसी की ऐसी चीज़ हमें मिरर में इसकी दिखाई देगी इमेज। अब इसको यहाँ से उठाओ, वैसे तो प्रॉपर तरीका ये है कि 180 डिग्री घुमाओ, फिर घुमाओ और फिर ऊपर एज इट इज़ आपके पास कन्फिग्रेशन आएगा। लेकिन सिंपल समझने के लिए आप यही याद रखो, यहाँ से इसको उठाओ, एज इट इज़ इसके ऊपर रखो तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, मान लिया ए अल्फ़ाबेट है अपने पास, तो ए की मिरर इमेज क्या आएगी? यही आएगी ऐसी। अब इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ रख दो तो भी, क्योंकि मिरर में क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, लेटरल इन्वर्जन होता है। मीन्स ऊपर और नीचे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल लेफ्ट साइड राइट हो जाती है और राइट लेफ्ट हो जाती है। तो ये भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, एज इट इज करेगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब जैसे अल्फ़ाबेट आप ले लो बी, ये बी ले लिया हमने और ये मिरर है, तो बी की जो मिरर की इमेज आएगी वो ऐसे आएगी, क्योंकि लेफ्ट राइट चला जाएगा। अब इसको उठाओ और यहां रखो, ये इसके ऊपर एज इट इज सुपर इम्पोज, मीन्स इसको ऐसा कैसा नहीं ढक सकता, वो दिखाई देगा। इसके ऊपर आप रखने की कोशिश करोगे, इस टाइप से ऐसे आएगा। इट मीन्स ये इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं कर रही हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है जिनकी मिरर इमेजेस आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। अब देखो ये और समस्या होगी, ये तो वही बात होगी कि दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद, लेकिन इसका घिसना और लगाना दर्द सिर से कम नहीं। भाई ये दूसरा तरीका निकाला, अब इसको भी कैसे पता लगेगा? हमें तो फॉर्मूला दिया जाएगा, वहाँ मिरर उठा के कहाँ इमेज देखते फिरेंगे। तो अगली बात पे आना पड़ेगा हमें कि हम क्या करें इसके लिए। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका ये है अब अपने पास कि हम ये ढूंढ लेते हैं कि अपने कंपाउंड में अगर एसिमेट्रिक कार्बन है, इस एसिमेट्रिक को स्टीरियो सेंटर भी बोला जाएगा, या सबसे फेमस नाम जो बार बार आपके आगे आएगा वो है चिराल कार्बन, कायरल या चिराल, जो भी आप इसको बोलते हैं। तो चिराल सेंटर अगर है, चिराल कार्बन है अपने पास, तो क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ये बात फिर से आ गई है, चिराल क्या चीज़ है? कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 है, 4 वैलेंसी होती है। तो चारों ग्रुप, सबसे पहला जो रफ है वो आप याद रखेंगे, चारों ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो वो कार्बन एसिमेट्रिक होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे ये कार्बन है, सपोज ये लगा दिया फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है हाइड्रोजन, एक तरफ लगा दें आयोडीन, 4 वैलेंसी, चारों अलग अलग हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मीन्स ये चिराल कार्बन है। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है कि 3 ग्रुप्स इससे लगा के और एक माइनस दे देंगे, तो ये जो माइनस है, चाहे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये भी है। तो ओवरऑल अब अंदर की बात ये है डीप की कि जो 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं, ये जो बॉन्ड है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और कुछ नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन की, वो सारी अलग अलग होनी चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो वो क्या होता है? चिराल कार्बन है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसकी फिर 2 बातें, या तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, यानी कि इस साइड में, राइट साइड में, या क्लॉकवाइज आप इसको कहें, ये क्या है? क्लॉकवाइज, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो वो डेक्स्ट्रो है या वो लियो है, यानी कि दोनों हैं। अगर दोनों हैं तो इन दोनों को कहा जाएगा एनेंशियोमर्स। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल है,
इसमें देखते हैं जो चारों ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मैं नहीं ले जा रहा हूँ, बोर्ड लेवल पे बात कर रहे हैं कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं और फिर एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन क्या है, इंटरनल क्या है, उन बातों को भी छोड़ रहे हैं। केवल बोर्ड लेवल की जो एनसीईआरटी बेस्ड है उन्हीं बातों को हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जैसे कार्बन है तो चारों ग्रुप अलग अलग हैं, मीन्स 4 अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ी हुई है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ हम बनाएंगे। हालांकि ये टेट्राहेड्रल होती है, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल शेप हमने नहीं बनाई है। तो ये क्या होगा, ये साइड हमने पलट दी हैं, अब ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, तो ये क्या है, मिरर इमेज है। अब इसमें डेक्स्ट्रो और लिवो होती हैं, हालांकि वो ग्रुप वाइज प्रेफरेंस होती है, हाइड्रोजन है फिर अल्काइल है इस टाइप से, और जो स्मॉल ग्रुप है जैसे हाइड्रोजन, वहाँ से फिर जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप जैसे COH है, OH है, स्ट्रॉन्ग है, तो H को पकड़ के और OH तक ले जाकर देखते हैं, तो H से OH अगर डायरेक्शन राइट आए तो डेक्स्ट्रो है, लेफ्ट आए तो वो क्या है, लिवो हो। लेकिन उन बातों को भी छोड़कर यहाँ पर केवल अपने यहाँ डेफिनेशन टाइप ही है, ज़्यादा नहीं है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, जैसे ही आपका कंप्लीट होता है ऑर्गेनिक का पोर्शन डिटेल से। तो बात ये होगी कि ये जो दोनों हैं, जो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इनको कहा जाता है एनेंशियोमर्स। और ये 2 हैं, D है और दूसरा कौन सा है, L है, तो ये कहलाएंगे एनेंशियोमर्स। अगर इनको आपस में मिला दे तो इनको यानी कि D फॉर्म है और L फॉर्म है, यानी कि एनेंशियोमर्स, इन दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो इससे जो मिक्सचर बनता है इसका नाम है रेसिमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस का नाम है रेसिमाइजेशन। और इन रेसिमिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं कौन से हैं, D और L, इनको अलग अलग भी आप कर सकते हो। रेसिमिक मिक्सचर को डिनोट करना तो आप डिनोट करेंगे DL या प्लस माइनस इकट्ठा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, और इनको एक दूसरे से सेपरेट भी किया जा सकता है। अब ये जो एनेंशियोमर्स हैं, अगर D और L दोनों को मिला दिया, इक्विमोलर मिक्सचर अगर बना देते हैं, तो वो फिर आपको याद रखना है ऑप्टिकल एक्टिव नहीं रहेगा, इट विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि D और L कंपोनेंट्स को आपने मिला दिया तो क्या हुआ, पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, उसको राइट घुमाया, फिर L भी है उसने लेफ्ट घुमाया, तो पहले राइट घूमी फिर लेफ्ट घूमी। बात यह है कि जैसी शुरू में थी वैसी की वैसी वो रह गई, इसका मतलब उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बची। तो अगर आप एनेंशियोमर्स को यानी कि D और L को मिला देते हैं तो इससे बनता है रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। इसके बाद इसमें 2 टर्म्स और आती हैं, देखिए SN1 और SN2 की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि मुद्दे की बात अपनी यही है यहाँ पर, तो SN1 और SN2, रिटेंशन क्या है और इन्वर्जन क्या है, जो अभी डिफरेंस में हमने देखा। रिटेंशन मीन्स जाने वाला जहाँ से गया, आने वाला अगर वहीं पे आया तो वो रिटेंशन है, और अगर वो बैक साइड से आया तो वो क्या है, इन्वर्जन मीन्स उसका उलट है। तो SN2 में केवल इन्वर्जन ही होता है, वाल्डेन इन्वर्जन जिसका नाम लिया। क्यों, क्योंकि ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, स्टेप में सिंगल में होती है लेकिन बाईमोलिकुलर है, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये जो X है, जैसे न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको कहेगा कि भाई रास्ता खाली करो, मुझे जो है अटैच होना है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, SN2 में हमने पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, तो क्या करेगा, इसको यहाँ से भगाएगा। तो धीरे धीरे ये यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ से आ रहा है। तो आपको याद रखना है SN2 में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का हमेशा ही इन्वर्जन होता है। SN1 में क्या होगा, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, जैसे ये है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ये बॉन्ड कमज़ोर होगा, ये यहाँ से टूटेगा, टूटेगा तो ये क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। ये इसका फर्स्ट स्टेप है जो स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग है। अब ये यहाँ से जा चुका है, अब कार्बन की एक वैलेंसी खाली है। अब ये यहाँ पर तो हमने कागज़ पर समझाने के लिए ऐसा बताया है, वास्तव में क्या है, इस तरह की टेट्राहेड्रल शेप है। तो इसमें दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी हैं। जहाँ से ये गया है, मान लिया यहाँ था X, यहाँ से गया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ के यहाँ भी आ सकता है, ये प्लस का था, यहाँ अटैक कर सकता है। जहाँ से गया अगर वहीं आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो वही रहेगा जैसा पहले था।
इसको कहते हैं रिटेंशन, वो रिटेन रहेगा, एज इट इज रह गया। या फिर ऐसा हो सकता है प्लस चार्ज तो था ही, जो है न्यूक्लियोफाइल वो यहां से अटैक करे बैक साइड से। अगर वो ऐसा करेगा, क्योंकि वैलेंसी खाली है, यहां पर तो वैलेंसी खाली नहीं थी, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें 5 वैलेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल भी होता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें क्या होगा, कार्बोकैटायन बनता है। तो यहां से आ सकता है तो रिटेंशन, अगर यहां से आया तो ये बैक साइड से एंट्री हुई, ये क्या है, ये इन्वर्जन। मीन्स अगर हम SN1 की बात करें तो इसमें दोनों बातें होती हैं, इन्वर्जन भी है और इसमें रिटेंशन भी है।